नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत क्लासेस पर। मैं सार्थक जैन आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा का त्वरित संश्लेषण का भाग 1 किया है। आज हम भाग 2 करेंगे। अभी तक हमने काव्य खंड के बारे में पढ़ा है, अब हम गद्य खंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप गद्य खंड में एक छोटा सा याद करें कि आपने पढ़ा क्या था। जस्ट मैं पूरा पाठ पढ़ाने बैठूंगा तो शायद बहुत देर लग जाएगी। इतना ज़्यादा हमें नहीं करना है अभी तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए केवल रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो एक तरह से रिवीजन करेंगे। और बिना कहे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का जल्दी मिल जाए। तो बिना समय व्यतीत किए शुरू करते हैं त्वरित संश्लेषण हिंदी भाषा का। ठीक है, कोर्स बी के लिए सबसे पहले हमने काव्य संकलन किया था जिसमें हमने साखी पढ़ ली है। ठीक है, साखी के बाद पद पढ़ लिए हैं, दोहे नहीं आने वाले थे, मनुष्यता हमने पढ़ ली है। और ये जो हमने वीडियो बनाई थी पहली भाग 1, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, गद्य संकलन की बात करते हैं। गद्य संकलन में हमारा पहला पाठ है बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब पाठ में, जैसा कि हमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, एक तो बड़े भाई होते हैं और एक छोटे भाई होते हैं। छोटे भाई लेखक है इसलिए उन्होंने बड़े भाई साहब नाम पाठ का नाम दिया है। ठीक है, तो वे उसमें बताते हैं कि उनमें, लेखक में और उनके बड़े भाई में 5 साल का एज डिफरेंस है। ठीक है, मतलब लेखक के जो बड़े भाई हैं वो उनसे 5 साल बड़े हैं, 5 वर्ष का कालांतर है। ठीक है, तो 5 वर्ष वे बड़े हैं, परंतु क्लास में, पढ़ाई में, कक्षा में वो केवल 3 ही वर्ष बड़े हैं। क्यों? क्योंकि वे 2 बार फेल हो चुके हैं, अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। ठीक है, तो 2 बार अनुत्तीर्ण होने के कारण वे लेखक से केवल 3 ही साल बड़े हैं अपनी पढ़ाई। आगे चलते हैं। लेखक जो है बाहर खेलने जाते, उनका मन बाहर लगता था, पढ़ाई में नहीं लगता था, वे बाहर खेलने जाते हैं। और फिर उसके बाद लेखक के जो बड़े भाई हैं वो उसको गुस्सा करते हैं। बड़े भाई साहब गुस्सा करते हैं, यदि तुम अपना सारा समय खेलने में व्यतीत कर दोगे तो पढ़ाई कब करोगे? क्योंकि तुम्हें पता है कि आने वाले समय में जब तुम हमारी कक्षा में आओगे तो कितनी कठिन पढ़ाई है। हमें पता है, हम क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन है। ऐसा बड़े भाई साहब का कहना था। अब लेखक जो है, लेखक को बुरा लगा। भाई ऑब्वियसली बुरा तो लगना ही था, वो बड़े भाई की बहुत रिस्पेक्ट करता था, तो उसने सोचा अब तो बिल्कुल एक टाइम टेबल फिक्स कर ही लूँगा। ठीक है, कि इसी के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाऊँगा और इसी के अनुसार मैं चलूँगा। तो लेखक ने दिनचर्या बनाई, टाइम टेबल बनाई। आप भी बहुत बार बनाते होंगे टाइम टेबल। तो लेखक ने टाइम टेबल बनाया। अब टाइम टेबल बनाने के बाद बच्चे की आवाज़ सुनी खेलने की और फिर बाहर चले गए। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। आप लोगों ने टाइम टेबल बनाया कि आज मैं इतने से इतनी देर तक पढ़ूंगा, फिर इतने से इतनी देर तक पढ़ूंगा, और फिर सपोज़ करो कोई मेहमान आ गया घर में। ठीक है, और आप चले गए खेलने बच्चों के साथ। भाई बच्चों के साथ चले जाते हैं। ठीक है, मेहमान तो चलो मजबूरी हो गई। अगर मेहमान भी नहीं आ रहा है कोई तो आप क्या करोगे? फ़ोन में नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम में चले गए। फेसबुक का नोटिफिकेशन आया, फेसबुक में चले गए। तो पहले ये सब तो होते नहीं थे, तो लेखक का ध्यान कहाँ भटकता था? जब बच्चों की आवाज़ आती थी बाहर से, एक तरह का नोटिफिकेशन ही समझ लीजिए उसे, कि फेसबुक का नोटिफिकेशन आया। तो इस तरह से जो लेखक हैं वो बाहर चले जाते थे, उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता था। तो क्या हुआ? बड़े भाई साहब फिर से फेल हो जाते हैं और लेखक कक्षा में प्रथम आते हैं। ठीक है, अब कक्षा में प्रथम आने के बाद थोड़ा सा उत्साह और बढ़ गया, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई, बाहर और ज़्यादा खेलने का विचार मन में आया। ठीक है, परंतु बड़े भाई साहब ने फिर से समझाया। भाई छोटे भाई हैं, छोटे भाई को समझाना चाहिए, बड़े भाई की यही ड्यूटी होती है। आप में से भी हो सकता है कुछ लोग बड़े भाई हो, तो कोशिश कीजिएगा छोटे भाई को समझाएं। परंतु जब समझाएं, जब आप खुद उस बात को समझते हैं। ठीक है, तो लेखक जो है, लेखक को फिर से समझाया जाता है कि जो बड़ी कक्षाएं हैं उसमें कठिन पढ़ाई होती है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और यदि हम कै ख गै को गै ख कै लिख देते हैं तो भी हमारा मार्क्स कट जाता है।
नंबर काट लिए जाते हैं, इतनी कठिन पढ़ाई है। मतलब सीधा सीधा ये बताया गया कि भाई ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में अगर ABC लिख दिया, ठीक है, लिखा है, और आपने उसको BAC लिख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता बड़े भाई साहब को। तो उन्होंने उस चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों के उदाहरण देकर उनको समझाया। किसको समझाया? लेखक को। लेखक फिर से समझ गए, और फिर क्या हुआ, फिर से लेखक कक्षा में प्रथम आए और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। पहले कितने वर्ष का गैप था दोनों के बीच में? 3 साल का गैप था कक्षाओं में। अब कितने साल का रह गया? अब केवल 1 वर्ष का रह गया। अब बड़े भाई साहब को लगने लगा कि वे छोटे भाई को कुछ भी कहने का अधिकार खो चुके हैं, क्योंकि छोटे भाई जो हैं वो तो कक्षा में प्रथम आते हैं और वे हर साल फेल हो जाते हैं। बड़े भाई साहब हमेशा फेल हो जाते हैं। तो छोटे भाई को लगा कि अब वो स्वतंत्र हो गया है, अब बड़े भाई उसको कुछ नहीं कहते, अब वो स्वतंत्र हो गया है, बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, अब उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो छोटा भाई क्या करता है? सारा दिन बस खेलने में लगा रहता है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, और बड़े भाई साहब उसको कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उनको लगता है कि अब मैं उनसे कुछ भी कहने का अधिकार खो बैठा हूँ। तो क्या होता है, एक दिन लेखक जो है पतंगबाजी के लिए जा रहे होते हैं, पतंग उड़ाने के लिए। पहले के बच्चे यही गेम्स खेलते थे पतंग, आजकल तो बहुत ही कम बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पहले बहुत उड़ाई जाती थी पतंग, कंचे खेले जाते थे, गिल्ली डंडा खेला जाता था। पहले के गेम आज के ज़माने में नहीं खेले जाते। आजकल तो बच्चे मोस्ट ऑफ द फ़ोन में ही लगे रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लेखक जो हैं उन्होंने पतंग उड़ाने के लिए जाने का निर्णय बनाया और पतंग उड़ाने के लिए वे गए। तो वहाँ पर बड़े भाई साहब आ गए। अब बड़े भाई साहब ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, तुम इन आवारा लड़कों के साथ क्यों घूम रहे हो? भाई यदि तुम्हें नहीं पढ़ना है तो तुम अपने माता पिता के पैसे क्यों खर्च करा रहे हो? घर चले जाओ, है ना, कुछ काम धंधा करो। पहले के समय में पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं दी जाती थी, बड़े लोग नहीं देते थे। उनका क्या मानना था कि भाई यदि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो वो अपना काम संभाल ले, है ना। तो ऐसा ही लेखक को कहा गया और बड़े भाई साहब ने फिर समझाया कि हो सकता है कि अगले साल हम दोनों एक ही कक्षा में आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उससे अगले साल आप मुझसे अगली कक्षा में आ जाओ, लेकिन अनुभव में मैं हमेशा तुमसे बड़ा ही रहूँगा, ठीक है। तो मेरे पास तुमको कहने का अधिकार है, तुम्हें समझाने का अधिकार है। जिस प्रकार हमें हमारे दादा दादी और हमारे माता पिता समझाते हैं, उसी प्रकार हमारे हर बड़े जिसके पास अनुभव हमसे ज़्यादा है उसको समझाने का अधिकार होता है। तो इसी प्रकार लेखक के पास भी लेखक को समझाने का अधिकार उनके बड़े भाई साहब के पास है, और लेखक समझ जाते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अनुभव जो है ज्ञान से बड़ा होता है। हमें अनुभवी व्यक्ति की हमेशा कद्र करनी चाहिए, हमेशा इज्जत करनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें अनुभवी व्यक्ति की बात नहीं माननी चाहिए या उसको कमतर आंकना चाहिए, ठीक है। तो बड़े भाई साहब जो थे वे अनुभवी थे, तो उनकी इज्जत लेखक ने की, और हर बार वो कक्षा में प्रथम आया, उनकी इज्जत की करके तो उसने पढ़ाई की। यदि बड़े भाई साहब नहीं समझाते, कोई गाइड नहीं करता, तो वो क्या करते हैं? आप लोगों को भी अगर टीचर्स गाइड नहीं करेंगे, पेरेंट्स गाइड नहीं करेंगे, बच्चे आपसे बड़े बच्चे गाइड नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे? देखो, मेरा मानना है आजकल काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पर हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। हो सकता है मिल भी जाए, बट काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद मिलेगी। जो गाइडेंस आप लोग अपने टीचर से फेस टू फेस ले सकते हैं ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। देखो, पढ़ा तो यूट्यूब पे भी टीचर्स ही रहे, लेकिन अनुभव की यदि आप कद्र नहीं करोगे तो टीचर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। यूट्यूबर हो या फिर कोई नॉर्मल टीचर हो, ठीक है। यदि आप उनकी कद्र करोगे, आप उनकी इज़्ज़त करोगे, उनके अनुभव की इज़्ज़त करोगे, तो ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। अगला पाठ है डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना जो पाठ है, ऑफ कोर्स ये किसी की डायरी से लिया गया है, और ये मत समझिएगा कि भाई ये इसमें डायरी का पहला पन्ना है और फिर उसके बाद दूसरा पन्ना दे रखा है, तो ये तो गलत बात है। कहा तो एक ही पन्ने के बारे में, तो दूसरा पन्ना क्यों दे रखा है? ये एक्चुअल में एक पन्ना नहीं है, ये एक पन्ना इससे थोड़ा सा बड़ा है। ये आपकी बुक छोटी बनाई गई है, तो उसमें ये इतना ही आ रहा है पन्ना तो इससे बड़ा ही था, एक ही पन्ना लिया गया है। तो डायरी का एक
पार्ट कह सकते हो आप इसको, यदि आपको नहीं जम रहा है पन्ना कहना, तो ये डायरी का एक अंश है, ठीक है, एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया गया है। अब आप भी बहुत समझदार हो, आपने ऊपर डेट पढ़ ली होगी, 26 जनवरी 1931 लिखा है। सर क्या कह रहे हो, पहला स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था और इसमें 26 जनवरी 1931 लिख रहा है, तो आप क्या कह रहे हो, क्या कैसे हो सकता है ये कि स्वतंत्रता दिवस जो है उसकी बात की गई हो इसमें? उस समय तो हम परतंत्र थे, हम तो गुलाम थे अंग्रेज़ों के। देखिए, हम गुलाम ज़रूर थे, लेकिन लोगों की मानसिकता कभी गुलाम ना तो बनी है और ना ही कभी बनाई जा सकती है। देखिए, आप लोग भी कई तरह के हो, आप लोग क्या सोचते हो, क्या उस पर आपके पेरेंट्स होल्ड कर सकते हैं, आपके टीचर्स होल्ड कर सकते हैं, आपके दोस्त होल्ड कर सकते हैं उस चीज़ पर कि आप क्या सोच रहे हो? कभी नहीं कर सकते। मेरी बात पर गौर करना कि हम जो सोचते हैं उस पर ना तो कभी कोई रोक लगा सकता है, ना उस सोच को कभी कोई बदल सकता है। हाँ, हो सकता है हमें किसी की बात अच्छी लगे तो हम खुद ही उस अपनी सोच को बदलने का प्रयत्न करें, लेकिन कभी कोई और नहीं बदल सकता, सोच बदलनी हमें ही पड़ेगी, ठीक है। तो डायरी का एक पन्ना जो है पार्ट, उसमें भी यही बताया गया है कि सबसे पहला जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, ठीक है। अब आप फिर कहोगे डेट तो 1931 लिख रही है, तुम 30 क्यों बता रहे हो? देखिए, मनाया 30 को ही गया था, इसमें वर्णन दूसरे स्वतंत्रता दिवस का है 26 जनवरी 1931 का। तो 26 जनवरी 1930 का जो स्वतंत्रता दिवस था उसमें लोगों में इतना उत्साह नहीं था, कलकत्ता के लोगों में इतना उत्साह नहीं था जितना 26 जनवरी 1931 में रहा। देखिए, आप आज़ादी का 75वां महोत्सव याद रखिए, ठीक है। क्या हुआ था? 15 अगस्त 2022 हमने आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया। तो उसमें क्या किया हमने, हर घर तिरंगा पहुंचा, बहुत बड़ी बड़ी रैली निकाली गई, छोटे छोटे से गाँवों में भी बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई, तो लोगों के अंदर कितना उत्साह था। ठीक उसी प्रकार कलकत्ता के लोगों में भी बहुत उत्साह था, बहुत ज़्यादा उत्साह था, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतना उत्साह कलकत्ता के लोगों में उस समय था। क्या दिखाना चाहते थे वे अंग्रेज़ों को कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसी के गुलाम बनाने से गुलाम बनने वाले नहीं हैं, उनका दिखाना ये था। तो अब हम इसमें देखते हैं, चलो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, एक ही पेज पढ़ देता हूँ जिससे आपको पूरा चैप्टर याद आ जाए। आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार पे 2000 रुपये खर्च किए गए थे। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जाकर समझाया था। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल ही गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं देखी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस की जो रैली थी उसके जो अध्यक्ष थे
उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। कुल 75 औरतों को भी गिरफ़्तार कर लिया गया था और इसी तरह से कुछ और भी लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। ठीक है, काफ़ी सारे लोग घायल भी हुए थे। ठीक है, पुलिस जो थी वो समर्थन में नहीं थी, क्योंकि पुलिस तो अंग्रेज़ी सरकार की थी, अंग्रेज़ी शासन की थी, तो वो समर्थन में नहीं थी इस चीज़ की कि स्वतंत्रता दिवस इस प्रकार मनाया जाए। काफ़ी सारी धाराएं लगा दी गई पुलिस के द्वारा कि भाई तुम एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पाठ याद आ गया होगा। बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है इसमें कलकत्ता का, कलकत्ता के लोगों के उत्साह का। जैसा उत्साह आप लोगों के अंदर था 75वें अमृत महोत्सव पे, उससे ज़्यादा ही उत्साह कलकत्ता के लोगों में था इस दूसरे स्वतंत्रता दिवस के लिए। पहला स्वतंत्रता दिवस वहाँ नहीं मनाया गया था, उसमें इतना उत्साह लोगों में नहीं था। अगले पाठ की बात करते हैं। अगला पाठ है ततारा वामीरो कथा। ततारा और वामीरो ये दोनों अंडमान और निकोबार में रहते थे। ततारा अंडमान के एक गांव में रहता था और वामीरो निकोबार के एक गांव में रहती थी। ये वहाँ की लोक कथा है, वहाँ पर प्रचलित है। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐतिहासिक कथा है, ये एक लोक कथा है। तो आप इसको लोक कथा की दृष्टि से ही पढ़िएगा, इसके तथ्यों पर मत जाइएगा, इसके अर्थों पर मत जाइएगा। ठीक है, तो ततारा और वामीरो जो थे दोनों अलग अलग गांव में रहते थे। ततारा अंडमान में रहता था, वामीरो निकोबार के एक गांव में रहती थी। ठीक है, ततारा जो था उसके पास एक वो एक पारंपरिक पोशाक पहना करता था। हमारी जैसे पारंपरिक पोशाक धोती और कुर्ता है। मैं देखिए बागपत उत्तर प्रदेश से हूँ, तो मेरे यहाँ की धोती और कुर्ता है। आप अपनी कमेंट में बताइए कि आपके यहाँ की पोशाक, आपके यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है। ठीक है, और अपनी जगह का नाम भी बताइएगा कि आप कहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अंडमान में जो ततारा रहता था उसके पास एक तलवार भी थी। तलवार, लोगों का मानना था कि वह तलवार जो है वह दिव्य है, पर ततारा उसका कभी भी उपयोग नहीं करता था। ठीक है, ततारा उसका उपयोग नहीं करता था। एक दिन क्या होता है, ततारा जो है वामीरो को देखता है गाना गाते हुए। वह बहुत ही मधुर गाती थी। ठीक है, वामीरो के मधुर गीत पर वो मोहित हो जाता है, वामीरो पर ही मोहित हो जाता है। अब वामीरो गाना बजाना बंद कर देती है, तो ततारा उससे कहता है कि आपने क्यों बंद कर दिया, क्या हुआ। तो वामीरो और ततारा फिर रोज़ाना मिलने लगते हैं। वामीरो के गांव में ये बात पता चल जाती है कि एक दूसरे गांव के लड़के से मिलती है, तो वहाँ के लोग मना करते हैं कि भाई ऐसा मत करो। पर वामीरो जो थी वो तो ततारा को बहुत पसंद करती थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, ततारा के गांव में एक बार मेला लगता है, तो वहाँ पर वह वामीरो का इंतज़ार कर रहा था। वामीरो वहाँ पर आती है और ततारा से मिलती है, तो उसके गांव वाले देख लेते हैं और ततारा को पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसको मारना चाहते हैं। क्योंकि वह उनके गांव की लड़की को पसंद करता है। केवल इस कारण से ततारा जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो दोनों गांव को बांट देने के लिए अपनी तलवार को ज़मीन में गाड़ देता है, जिससे निकोबार और अंडमान अलग अलग हो जाते हैं और ततारा मर जाता है। वामीरो उसके विरह में पागल हो जाती है। ठीक है, ये एक लोक कथा है, इस पर मत जाइएगा, इसको ऐतिहासिक कथा मत समझिएगा। एक लोक कथा है, वहाँ के लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी लोक कथाएँ हैं, हो सकता है सत्य हो, कुछ कथाएँ सत्य हैं, कुछ कथाएँ असत्य हैं। ठीक है, काफ़ी सारी लोक कथाएँ हमारे बीच में मौजूद हैं। आगे चलते हैं। अगला पाठ है हमारा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। देखिए, तीसरी कसम जो है एक फ़िल्म का नाम है, एक मूवी का नाम है, जिसमें राज कपूर जी ने अभिनय किया था। ठीक है, और इसके शिल्पकार, इसको बनाने वाले शैलेंद्र जी हैं। ठीक है, शैलेंद्र जी ने अपने जीवन में एक ही फिल्म का, एक ही चलचित्र का निर्माण किया है, जिसका नाम है तीसरी कसम। तीसरी कसम केवल इनका पहला और आखिरी, एक ही बनाई है इन्होंने, तो यही पहला है और यही आखिरी है। इसके लिए इन्हें काफ़ी सारे प्राइज़ भी मिले थे। बहुत ही ऐतिहासिक मूवी है, इस मूवी का चित्रण इसमें किया गया है। तो चलिए मैं आपके लिए पहला पेज पढ़ देता हूँ ताकि आपको पूरा पाठ याद आ जाए। ठीक है, संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त,
और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। यही नहीं, तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सोल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा। तीसरी कसम फिल्म नहीं, सेल्यूलाइड पर लिखी कविता थी। तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है। तीसरी कसम को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफ़ें हुई। इसमें शैलेंद्र की संवेदनशीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं। राज कपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तन्मयता के साथ काम किया, किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बगैर। शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राज कपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुँचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया, पर तुरंत गंभीरतापूर्वक बोले, मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राज कपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया मेरा पारिश्रमिक, पूरा एडवांस। शैलेंद्र राज कपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसायिक सूझबूझ वाले भी चक्कर खा जाते हैं। ठीक है, फिर शैलेंद्र ने तो पहली मूवी बनाई थी, तो वे क्यों ना फंसते इस ट्रैप में, है ना। वे तो मजाक कर रहे थे राज कपूर जी उनके साथ। तो इसमें तीसरी कसम के बारे में बताया गया है कि तीसरी कसम क्या है, कैसे पॉपुलर हुई, क्यों उसको इतने सारे प्राइज़ मिले, ऐसा उसमें क्या था। उसमें एक कविता का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया था, मतलब शब्द दिए गए थे किसको, राज कपूर जी को। राज कपूर जी की भावनाओं को उसमें शब्द दिए गए थे, सेल्यूलाइड थी वो। ठीक है, तो ये तीसरी कसम पार्ट जो है आपको याद आ गया होगा। आशा करता हूँ अगले पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक में मौजूद है। हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है संचयन। संचयन का अर्थ होता है कलेक्शन, मतलब एकत्रित करना। तो ये एकत्रित है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एकत्रित हैं। ठीक है, जैसे कि पहली चीज़ इसमें क्या एकत्रित की है, हरिहर काका। हरिहर काका से लेखक भली भांति प्रचलित है, लेखक भली भांति उनको जानता है। ठीक है, लेखक भली भांति उनका जानकार है। ठीक है, और किसका जानकार है? हरिहर काका का। हरिहर काका से काफ़ी गहराई से जुड़ा हुआ है, वह ये बताता है। अब वो बताता है हरिहर काका के बारे में, वो बता क्यों रहा है, कौन थे हरिहर काका, क्या करते थे, क्यों उनके बारे में बताया जा रहा है और क्यों उनके बारे में बताना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हरिहर काका जो थे वो एक निसंतान व्यक्ति थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। ठीक है, तो हरिहर काका के पास 60 बीघा ज़मीन थी और उनके 4 भाई थे, जिन सब के पास 15-15 बीघा ज़मीन थी। तो ऑब्वियसली भाइयों को लालच आ गया। अब भाई जो थे वो चाहते थे कि जो इसके पास 60 बीघा ज़मीन है, अपने बच्चे तो इसके हैं नहीं, किसको देगा, तो हमें ही देगा। तो उनको लालच था कि भाई ये ज़मीन जो है उनको मिलेगी, सारे भाइयों को। तो जो सारे भाई थे उन्होंने क्या किया, वे उनको अपने साथ ही रखते थे। क्या था, हरिहर काका की बिल्कुल भी देखभाल वहाँ नहीं हो रही थी, सेवा नहीं हुई थी। रूखा सूखा उनके सामने डाल दिया जाता था कि भाई खा लो। ठीक है, जैसे कि एक बार क्या हुआ,
जो हरिहर काका है उनके भतीजे का दोस्त आया, मित्र आया, और उनके भतीजे का जो मित्र वहाँ पर पहुँचा तो उसके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया गया, ठीक है, और साथ ही में काफ़ी सारे पकवान बनाए गए। तो हरिहर काका बड़े खुश हो गए कि आज उनको भी पकवान खाने को मिलेंगे, उनको भी स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा। आपके घर पर कोई मेहमान आता है, सपोज़ कीजिए मेहमान के लिए आपका मनपसंद खाना बन रहा है, ठीक है। आजकल के बच्चे वैसे तो ज़्यादातर पिज़्ज़ा, पास्ता, चाउमीन, मैक्रोनी, बर्गर वगैरह खाते हैं। तो सपोज़ कीजिए यही सब बन रहा है, पिज़्ज़ा बन रहा है, पास्ता बन रहा है, मैक्रोनी बन रही है, बर्गर बन रहा है आपके फ्रेंड के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी मेहमान आया घर में उसके लिए बन रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? आप बड़े खुश हो जाओगे, आपकी राल टपकने लगेगी कि हाँ यार आज तो बड़ा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, है ना। या सपोज़ कीजिए आपके कुछ रिलेटिव्स आए हैं घर पर और आप जो है वहाँ पर जाएंगे होटल पे, तो भी आप बड़े खुश हो जाएंगे, है ना। तो हरिहर काका भी बड़े खुश हो गए, ठीक है। अब हरिहर काका जो थे उनको ऐसा कुछ मिला ही नहीं, उनको फिर वही रूखा सूखा मिला। तो उन्होंने गुस्से में, बहुत गुस्सा आया उन्होंने थाली उठाकर बाहर फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। मतलब जो उनके भाई की बहुएं थी उनको खरी खोटी सुनाने लगे और घर से चले गए। कहाँ चले गए? ठाकुर बाड़ी में चले गए। ठाकुर बाड़ी में वहाँ के लोगों की काफ़ी आस्था थी। ठाकुर बाड़ी वहाँ का एक मंदिर समझ लीजिए आप, एक मतलब पूरा मठ था, ठीक है। काफ़ी सारे लोग उससे जुड़े हुए थे। जो वहाँ का मठाधीश था महंत, तो वो भी वहाँ पे जुड़ा हुआ ही था, भाई हेड था वहाँ का। तो उसने क्या किया, हरिहर काका से बात की। उसने कहा कि भाई आपके परिवार वाले ख़राब हैं, आपको वहाँ नहीं रहना चाहिए, आप यहीं रहिए और अपनी जो 60 बीघा ज़मीन है मंदिर के नाम कर दीजिए, मठ के नाम कर दीजिए। और उसको भी लालच उत्पन्न हो गया उसके मन में कि भाई ये दे देगा। तो वहाँ पर जो है हरिहर काका के भाई आ गए, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे घर चलने का अनुरोध किया, परंतु हरिहर काका नहीं माने। अगले दिन उनके भाई फिर आए, क्योंकि भाइयों के मन में भी लालच था। फिर आए और पैर पकड़कर रोने लगे, नहीं जी आपको चलना पड़ेगा। अब भाई कोई पैर पकड़ के रोने लगे बूढ़े आदमी के, तो भाई उसका दिल तो पसीजना है ही। वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ठीक बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कि आपने कुछ शरारत की है और आपकी मम्मी आपसे नाराज़ है और फिर उसके बाद आप रोने लगे, तो आपकी मम्मी क्या करेंगी? आपकी मम्मी आपको गले से लगा लेंगी, है ना। वो बहुत प्यार करेंगी, है ना। क्यों? क्योंकि आपकी मम्मी का दिल पसीज जाएगा, है ना। कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, आपने उसे डांट दिया, आप उससे नाराज़ हो गए, है ना। तो और वो बच्चा रोने लगा, तो आप क्या करोगे? आपका दिल भी पसीज जाएगा, है ना। इसी तरह से हरिहर काका का दिल भी पसीज गया और वो उनके साथ चले गए। और अब वहाँ उनकी बहुत सेवा होने लगी, सभी लोग उनकी काफ़ी सेवा करने लगे। एक ही आवाज़ पर उनके सारा सामान आने भी लगा। बट महंत भी वहाँ आता जाता रहता था और महंत जो था वो उनको समझाता रहता था कि भाई परिवार को छोड़ दो, मठ के नाम ज़मीन कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने जब भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, उन्होंने उंगली टेढ़ी की। मतलब क्या किया उन्होंने कुछ गुंडों को वहाँ भेज दिया। कहाँ भेज दिया? हरिहर काका के घर भेज दिया। किस लिए भेज दिया? कि भाई उसको उठवा के लाओ, ठाकुर बाड़ी में उठा के लाओ उसे। तो गुंडे हरिहर काका को उठाकर ठाकुर बाड़ी में ले आए। वहाँ हरिहर काका का मुंह बांध दिया गया, उनको रस्सी से बांध दिया गया और उनसे कुछ कोरे कागज़ों पर अंगूठे लगवाए गए। तो वहाँ पर जो है पुलिस आ गई। कौन लेकर आया पुलिस को? हरिहर काका के भाई पुलिस लेकर वहाँ पहुँच गए। अब क्या हुआ, वहाँ पर पुलिस ने महंत को पकड़ लिया कि भाई मंदिर का पुजारी ऐसा काम कर रहा है, ऐसा कर रहा है, उसको पकड़ लिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हरिहर काका को वापस ले जाया गया घर पे। अब उनके साथ कुछ दिन तो बहुत अच्छा व्यवहार हुआ। फिर जब घर वाले परेशान हो गए, उनके सब्र का बांध टूट गया, तो उन्होंने कहा भाई ये बुढ़ा कुछ नाम तो कर नहीं रहा, है ना। भाई लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसी ही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं पाठ में, भले ही ऐसी लैंग्वेज का यूज़ ना किया गया हो कि भाई ये कुछ नाम तो कर नहीं रहा। तो अब क्या किया जाए? अब महंत वाला रास्ता अपनाया जाए। अब तो उन्होंने क्या किया, घर वालों ने, उन्होंने जाके हरिहर काका से कहा देखो सीधी तरह से ज़मीन नाम कर दो, नहीं तो हम क्या करेंगे, महंत वाला रास्ता अपनाएंगे, तो मैं यहीं ज़िंदा गाड़ देंगे। यही लिखा हुआ है पाठ में, बिल्कुल ज़िंदा गाड़ देंगे।
किसी को पता भी नहीं चलेगा गाँव में, यहीं ज़िंदा गाड़ देंगे। मूवीज़ तो आप लोगों ने देखी होगी, ए बुढ़े ज़मीन नाम कर, नहीं तो तुझे ज़िंदा गाड़ दिया जाएगा। इस तरह से ही भाई हरिहर काका के साथ हुआ कि ज़मीन नाम कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे। तो हरिहर काका को मारा पीटा भी गया और हरिहर काका चिल्लाने लगे और उनके चिल्लाने से वहाँ पर गांव के लोग आ गए और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई इनको पीटा गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद गांव वालों के मन में भी था कि भाई ये हरिहर काका जो हैं किसके नाम ज़मीन करेंगे, मंदिर में भी नहीं दे रहे, अपने उनको भी नहीं दे रहे भाइयों को, तो ये एक न एक दिन तो मरना ही है सबको, तो ये क्या करेंगे। अब हरिहर काका के सामने कई किस्से थे, जब लोगों ने जीते जी अपनी ज़मीन किसी के नाम कर दी अपने परिवारजनों के, तो क्या होता है, तो परिवार वाले उनकी कद्र करना बंद कर देते हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं। और वे तो नहीं संतान थे, संतान पर तो कोई भरोसा कर भी लेता है, लेकिन दूसरों की संतानों पर कैसे भरोसा किया जाए। तो जो हमारे हरिहर काका हैं वे अलग रहने लगे और बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे। भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब पाठ में कहा गया है कि वे गूंगे हो गए। गूंगे का मतलब है अब उनसे कोई बोलने वाला नहीं रहा, वे किसी से बात नहीं करते थे, आसमान की तरफ देखने लगे, मतलब अब वे किसी को अपना नहीं समझते थे, ठीक है, क्योंकि उनका दिल टूट गया था, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए निस्वार्थ भाव से। आगे चलते हैं, ये अंतिम पाठ आज के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि हाफ ईयरली में इससे ज़्यादा सिलेबस नहीं आएगा आपकी पाठ्य पुस्तकों से। व्याकरण का और आएगा, व्याकरण के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ये मैंने कहा था कि 3 से 4 भाग में मैं आपको पूरा करके दूंगा, मतलब 4 से 5 बोला था मैंने, 4 से 5 भाग में पूरा हो जाएगा, 4 भाग में बता रहा हूँ पूरा हो जाएगा, 4 या 5 भाग में भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने पूरा पाठ्य पुस्तक और गद्यखंड पूरा किया, इसके बाद हम व्याकरण करेंगे और व्याकरण के बाद हम कुछ बहुवैकल्पीय प्रश्न और कुछ सामान्य प्रश्न और कुछ जीवन मूल्य पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। अभी हम किसकी बात करते हैं, सपनों के से दिन पाठ की बात करते हैं। देखिए सभी को अपना बचपन बहुत ही प्यारा लगता है, तो लेखक भी यही बताते हैं कि जो उनके बचपन के दिन थे वे कैसे थे, सपनों के से दिन थे, सपने जैसे दिन थे, है ना, सपनों के से दिन थे। तो लेखक जो है बताते हैं, बहुत ही सुंदर चित्रण करते हैं अपने बचपन का कि मैंने अपने बचपन में ऐसा किया। तो बताते हैं कि उनके बचपन में छुट्टियों में वे नानी के घर चले जाते थे और नानी के घर जाते थे और अपना होमवर्क का डिसाइड कर लेते, भाई हॉलीडे होमवर्क मिलता है ना, हॉलीडे होमवर्क डिसाइड कर लेते थे कि इतने दिन में इतना किया जाएगा, इतने दिन में इतना किया जाएगा, इतने दिन में इतना किया जाएगा, पूरा हिसाब लगा लेते थे। पर खेल में खो जाते थे और फिर उनको याद ही नहीं रहता था हॉलीडे होमवर्क करना, तो वो बढ़ता चला जाता था, एंड मतलब काफ़ी सारा करना पड़ता था उन्हें आखिर में। और वे तालाब में खेलने जाते तो क्या होता, तालाब में डूबने लगते तो भैंस की पूँछ पकड़ के ऊपर चढ़ते और उसकी सींग पकड़ के चढ़ जाते कभी। तो इसी तरह से आपके जैसा बचपन रहा है, बिल्कुल वैसा ही बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है कि इनके बचपन का, सपनों के से दिन, है ना। आप भी अपना बचपन याद कीजिए, सोचिए कि आप बचपन में किस तरह से खेलते थे। छोटे बच्चों को देखिए, 3 से 4 साल, 5 साल के बच्चों को, 6 साल के बच्चों को, 10 साल तक के आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है अपनी लाइफ को। जो पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे होते हैं अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉयमेंट के साथ जीते हैं, ठीक है। आपको अभी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भाई हाँ बचपन में ऐसा क्या खास है, आपको जब ऐसा इस बात का एहसास होगा जब आप नौकरी करने लगोगे कि यार हाँ, नौकरी करने से पहले मतलब हमारे बचपन में कितना अच्छा था, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे और हमें पूरी आज़ादी थी। तो बहुत ही सुंदर चित्रण है इसमें बचपन का। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी बचपन से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जीवन मूल्य पर आधारित पूछे जाते हैं। कुछ सपनों के से दिन के लेखक के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ सपनों के से दिन शीर्षक के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी प्रश्न उत्तर पर हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा पाठ याद आ गया होगा ये मेरे थोड़ा सा बताने पर। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारांश मैंने बताए हैं, छोटी छोटी बातें की हैं पाठ के बारे में, उससे आप पूरा पाठ समझ गए होंगे। और आने वाले समय में मतलब अगली वीडियो में हम व्याकरण के बाद हम समास, मतलब पूरी व्याकरण करेंगे और इसी पीपीटी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
अभी के लिए यहीं पर विराम देता हूँ और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए, धन्यवाद।